बैरियर्स टू इन्फेक्शन, हमने पढ़ा कि जो वायरसेस होते हैं वो आपकी बॉडी में जाके बहुत सारे इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपकी आरएनए सिंथेसिस रोकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस रोकते हैं, डीएनए सिंथेसिस रोकते हैं, वो सिंसिशियम इंक्लूजन बॉडीज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में कॉज करते हैं, साइटोपैथिक इफेक्ट्स कॉज करते हैं, हीमोग्लूटिनेशन, हीम एब्जॉर्प्शन कॉज करते हैं। इन रिटर्न आपकी बॉडी भी तो ऑब्वियसली कुछ कर रही है ना, ठीक है। देर आर सर्टन बैरियर्स टू इन्फेक्शन इन योर बॉडी जो कि उस चीज़ को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे पहला बैरियर हमारी बॉडी के अंदर है, जो कि विच इज़ द मोस्ट फॉर्मिडेबल बैरियर टू मोस्ट वायरसेस, वो आपकी स्किन है, ठीक है। कितनी ही इन्फेक्शंस हमारे इर्द गिर्द होती हैं, कितने ही वायरसेस हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी एयर में, बैक्टीरिया, वायरसेस, डिफरेंट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, लेकिन 90% हमें इन्फेक्ट नहीं करते। इसलिए बिकॉज वी हैव अ बैरियर ऑफ स्किन ऑन अस। वो स्किन हमें इन सब चीज़ों से वैसे ही प्रोटेक्ट कर लेती है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो हैं या हमारा जो ब्लड सिस्टम है वो एक्सपोज नहीं है। जो थर्ड डिग्री बर्न्स पेशेंट होते हैं, जो लोग जल जाते हैं, उन लोगों की डेथ क्यों हो जाती है? मैडम, उनके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं बिल्कुल, इन्फेक्शन होने। बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि उन लोगों की स्किन बर्न ऑफ हो जाती है, उनकी स्किन की लेयर ही उतर जाती है, तो उनको सिंपल सा भी कोई बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्ट कर सकता है और उनके इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो लोग उस स्किन बर्न होने की वजह से उनकी डेथ नहीं होती, उनकी डेथ जो है वो किसी भी प्राइमरी सी इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, क्योंकि उनकी पूरी स्किन ही बर्न ऑफ हो गई होती है, वो किसी इन्फेक्शन को रोक नहीं सकती, ठीक है। सो जो फर्स्ट बैरियर टू इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है, तो दैट इज सिंपली आवर स्किन, जो कि हमें मैक्सिमम इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर लेती है। उसके बाद लैक ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। अगर किसी सेल में वो रिसेप्टर ही नहीं होगा जिस पे वायरस जाके अटैच होता है, तो ऑब्वियसली आपका वायरस जो है वो सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। हमने इसकी एक एग्जांपल पढ़ी थी कि कौन सी स्पीशी में किस वायरस का सेल रिसेप्टर नहीं होता, बड़े शुरू के लेक्चर्स में था ये। मैडम, माइस का पढ़ा था, HIV के रिसेप्टर्स नहीं होते। माइस का पढ़ा था, ठीक है, उसमें पोलियो के रिसेप्टर्स नहीं होते। जी मैम, हम्म। सॉरी। हाँ, तो उस तरह पोलियो जो है वो माइस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो आपकी बॉडी में अगर उसका रिसेप्टर ही नहीं होगा, तो आपकी बॉडी को वो वायरस या वो जो भी चीज़ है वो अफेक्ट नहीं कर सकेगा। थर्ड, आपका जो म्यूकस होता है, म्यूकस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। म्यूकस का बेसिकली फंक्शन ये है, सबसे पहले तो वो आपके वायरसेस को कैच कर सकता है, क्योंकि वो एक स्टिकी सब्सटेंस है ना म्यूकस, तो उसमें आपके मैक्सिमम जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं उसमें, और फिर आपकी बॉडी उनको रिमूव कर सकती है, एक तो ये आसानी हो जाती है। दूसरा ये सीन होता है कि कुछ वायरसेस जो है ना, वो सैलिक एसिड रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं आपकी बॉडी में आके। याद है हमने ये उसके बारे में पढ़ा था, इन्फ्लुएंजा। एग्जैक्टली exactly. हमने इन्फ्लुएंजा के बारे में ये पढ़ा था कि इन्फ्लुएंजा जो है वो सैलिक एसिड रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है। अब हमारी कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, सैलिक एसिड कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स म्यूकस में, जो कि उन सैलिक एसिड रिसेप्टर्स को बाइंड कर सकती हैं। तो वो वायरस को ना जरा कंपटीशन देती हैं कि अच्छा भाई तुम बाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, हम पहले बाइंड हो जाते हैं, चलो अब तुम मौके दिखाओ, ठीक है। तो वो दे काइंड ऑफ लाइक गिव द वायरसेस अ कंपटीशन कि ठीक है भाई, तुम लोग बाइंड तो हो नहीं सकते, हम लोग पहले बाइंड हो जाते हैं, तो वो उनको कंपटीशन देते हैं, ठीक है। थर्ड जो है आपकी सिलिएटेड एपिथीलियम, जो आपकी एपिथीलिया है इस पे सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होता है? मैडम, वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, दे आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब सीलिया का ये फंक्शन है कि क्योंकि ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है ना, तो ये ऊपर की तरफ यानी ब्रश कर देती हैं चीज़ों को। आपकी बॉडी में कोई भी वायरस आएगा वो आपके म्यूकस में स्टक हो जाता है, आपके म्यूकस ने उसको पकड़ लिया उधर के उधर ही। अब जो आपका सीलिया है ना, वो उस म्यूकस को ऊपर भेजता जाता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ताकि या तो आप कोई छींक मारें, या आप उस म्यूकस को जो है, जैसे हम म्यूकस निकालते हैं अपने उस ट्रैक में से, उसको निकालें ताकि हम उस वायरस को या जो भी उसने चीज़ ट्रैप की है उसको बाहर निकाल सकें। तो ये आपकी
बॉडी में एक और डिफेंस मैकेनिज्म है आपको उससे बचाने का। और आखिरी जो चीज़ है वो है लो पीएच। ठीक है, आपके सिस्टम में आपको पता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो स्टमक है, उसकी बहुत लो पीएच होती है। किस वजह से? मैडम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन होती है वहाँ पे इसकी। बिल्कुल, आपका जो स्टमक है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, उसकी पीएच बहुत लो होती है। इतनी लो पीएच जो है वो मैक्सिमम वायरसेस को जो है वो इनएक्टिवेट कर देती है। वायरसेस इतनी लो पीएच पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो अगर एक वायरस आपके गट में पहुंच जाता है, आपके स्टमक में पहुंच जाता है, तो वो इतनी लो पीएच से ही इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक और डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का कि वो पीएच इतनी लो होती है कि आपका वायरस उसी लो पीएच की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कुछ जो आपके इंटेरो वायरसेस होते हैं, जैसे आपका रोटा वायरस और इस तरह की नोरो वायरस, एस्ट्रो वायरस, ये रेजिस्टेंट होते हैं और ये सरवाइव कर सकते। ओहो भाई, किसका माइक ऑन है? कौन है ये? अपने माइक्रोफोन्स प्लीज ऑफ कर दिया करें जब बोल ना रहे हो। अच्छा जी। अच्छा बड़े ओ भाई, कौन है ये? मोहम्मद मसरूर, अपना माइक म्यूट करें। पहले वो अपनी बातें कर लेना, फिर हम आगे पढ़ लेते हैं। मैम आप म्यूट कर देना, आप कर सकती हैं। वो नहीं हो रहा, पता नहीं मुझसे, मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा मुझसे म्यूट। म्यूट का बटन दब रहा है लेकिन मैं म्यूट नहीं हो रहा। अच्छा, एनीवे, लो पीएच हो गया। अब ये आपके इनहेरेंट कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी बॉडी में, जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। अगर तो वायरस इसको, वैसे तो वायरस इसको क्रॉस नहीं कर पाते, मैक्सिमम वायरस इसको हमारी बॉडी इसी तरह रोक लेती है अपने इन्हीं तरीकों के थ्रू। लेकिन ऑब्वियसली वायरसेस भी तो ऐसी कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है कि वो इनको क्रॉस नहीं कर सकते इन बैरियर्स को। बहुत सारे वायरसेस जो हैं इन बैरियर्स को आसानी से या मुश्किल से किसी भी तरीके से क्रॉस कर लेते हैं। अब उन वायरसेस का हमने क्या करना है? उन वायरसेस के लिए आपके कुछ और इंड्यूस्ड बैरियर्स भी होते हैं जिन्होंने क्रॉस कर लिया। सबसे पहले आपकी बॉडी में क्या होगा कि आपको फीवर हो जाएगा। ठीक है, बुखार हो जाएगा। बुखार जब होता है हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुई है। उससे क्या होता है कि आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वायरस रेप्लिकेशन कम हो जाती है। क्यों? फीवर से क्या होता है? मैडम टेम्परेचर रेज कर जाता है ना। मैम बिल्कुल टेम्परेचर रेज होने की वजह से डिवीजन ऑफ पैथोजन इन बॉडी होती है, वो इनहिबिट हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर रेज होता है तो बहुत सारे वायरसेस उस टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते या उस टेम्परेचर पे अपनी प्रोजेनी मजीद नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा। जब फीवर इंड्यूस हो जाएगा तो वायरसेस की प्रोडक्शन उसी वक्त रुक जाएगी। उसके बाद कुछ इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, यानी इन्फ्लेमेटरी कुछ सेल्स आते हैं, उनकी भी पीएच इतनी लो होती है कि वो आपके वायरल इन्फेक्शंस को इनएक्टिवेट। अल्लाह, आवाज ये नहीं आ रही। कौन है भाई ये? ये मसरूर साहब ही है ना? जरा मसरूर को कोई टेक्स्ट करे कि अपना माइक म्यूट करे। वेटिंग रूम में मैं मसरूर को डाल रही हूँ। चलो, हाँ जी, सुन तो वो वैसे भी नहीं रहे। अच्छा जी, इसके बाद चलो ये सारे बैरियर्स हो गए। अब जब ये भी बैरियर्स क्रॉस हो जाएंगे तो आपके इम्यून सेल्स का काम आ जाएगा कि ठीक है, अब आपकी बॉडी उसको नहीं रोक सकी, अब आपके सारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जो पहला इम्यून सेल आपका बॉडी में आता है उस वायरस को काउंटर करने के लिए, वो होते हैं इंटरफ्रॉन्स। इंटरफ्रॉन्स क्या होते हैं, किसी को पता है? मैम इम्यूनो ये का कोर्स आप स्पेसिफिक लोगों ने टाइप पढ़ा ऑफ हुआ है। प्रोटीन होते हैं। मैम ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। एग्जैक्टली, ये बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। दीज आर एक्चुअली टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ये सबसे पहले आपकी बॉडी में जब कोई भी इन्फेक्शन होती है, सबसे पहले इंटरफेरॉन्स वहाँ आ जाते हैं। ठीक है,
इंटरफेरॉन्स नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते। जब आपका किसी एक्सपोजर होता है किसी वायरस से, तब इंटरफेरॉन्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। RNA viruses are the best inducers while DNA viruses are poor या अल्लाह। राजा नुमान, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। क्या कर रहे हो आप लोग? माइक्रोफोन्स ऑफ करो अपने। ठीक है, अच्छा जी। तो RNA वायरसेस जब बॉडी में आते हैं तो इंटरफेरॉन्स बड़ी रैपिडली प्रोड्यूस होते हैं। DNA वायरसेस जब आते हैं तो आपके इंटरफेरॉन्स इतनी अच्छी तरह प्रोड्यूस नहीं होते, विद द एक्सेप्शन ऑफ पॉक्स वायरसेस। ठीक है, अब इंटरफेरॉन्स का काम ये है कि एक तो ये डिफरेंट एंटीवायरल प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है कि ये आते ही ना, यानी इसने एक, जिसे नहीं कहते, शोर मचा देता है कि आपकी बॉडी में जी वायरस आ गया, और ये बाकी आपके इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है कि एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाओ। इसके अलावा जो है वो रिजिस्ट करो प्रोटीन्स को। ये आपका ना, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि पुलिस उस जगह पे पहुंच गई है, अब उसने बाकी सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट कराना है कि चलो आओ और इसको सिग्नल आप कर काउंटर करो। ठीक है, एग्जैक्टली। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपका एक होता है। ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, हाउएवर दी, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज होती हैं, ये आ जाती हैं। ठीक है, इनका काम होता है स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में। कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन रेजिस्टेंस टू वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, इन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ इम्यूनो में? खैर, नहीं पढ़ा हुआ तो खैर है, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज होती हैं, वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, लेकिन इनकी वजह से आपका सेल लाइसिस भी हो सकता है। ठीक है, ये रेजिस्ट तो करती हैं वायरल इन्फेक्शन को, लेकिन इनसे सेल लाइसिस भी हो सकता है। और उसके अलावा फिर आपकी साइटोकिन्स या साइटोकाइंस एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 है, जिसमें एंटीवायरल एक्टिविटीज होती हैं। ये ना सिर्फ जो हैं वो वायरस सेल्स को किल कर देते हैं, बल्कि ये आगे मैक्रोफेजेस जो है, मैक्रोफेजेस के थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये आपके वायरल सेल्स को काउंटर कर सकते हैं। किस तरह करते हैं ये आज तक बिल्कुल सही तरह समझ नहीं आया हुआ कि किस तरह करते हैं, लेकिन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 का जो है बहुत ज़्यादा रोल है आपके वायरल डिजीज़ को काउंटर करने में। इसके बाद आपकी मेन चीज़ जो कि हम आजकल बहुत सुन रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, आपकी एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करती हैं। हर वायरस के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, हर वायरस की शेप के मुताबिक एंटीबॉडी बनती है आपकी बॉडी में। जैसे ही कोई वायरल इन्फेक्शन आएगी, आपकी पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ बनेंगी उसके अगेंस्ट, वो आके उसको न्यूट्रलाइज करेगी, वो वायरस के रिसेप्टर्स पे अटैच होंगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। ठीक है, एंटीबॉडीज़ ये भी कर सकती हैं कि वो वायरस की अनकोटिंग को प्रिवेंट करे, उसके साथ इंटरफेयर करे, उसकी प्रोटीन्स के साथ इंटरफेयर करे। जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सेल्स का लाइसिस भी कर देती हैं, ताकि वायरस जो है वो आगे प्रोसीड ना कर सके। एंटीबॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज मैम मैडम ये फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर मैडम दूसरा ये है कि ये आखिरी डिफेंसिव मैकेनिज्म रह जाता है। मैम क्योंकि यही वाहिद एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो एंटीजन को अपने साथ बाइंड कर देते हैं। ठीक है, और इसलिए क्योंकि इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप हो जाती है फिर। ठीक है, यस मैम। अच्छा जी। इसके अलावा और भी सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस। ठीक है, बहुत सारे जो वायरसेस होते हैं वो दे आर इनकेपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इन मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस में वायरसेस रेप्लिकेट नहीं कर सकते।
दूसरा ये कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो बाकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ये इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स वगैरह को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैक्रोफेजेस डायरेक्टली भी वायरस सेल्स को किल कर सकते हैं। उनकी अपनी साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी है, वो खुद जाके उनको, मैक्रोफेज है ना, वो फैगोसाइटोसिस कॉज करते हैं, वो जाके डायरेक्टली वायरल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी वायरस सेल के ऊपर जो है वो आईजीजी एंटीबॉडीज अटैच्ड हैं, तो वो मैक्रोफेजेस को सिग्नल करती हैं कि इस सेल को किल करना है, और मैक्रोफेजेस पे जाके उस पर्टिकुलर सेल को भी किल कर देते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज़ ये है कि मैक्रोफेजेस आर अ सोर्स ऑफ इंटरफेरॉन्स। मैक्रोफेजेस ही बेसिकली इंटरफेरॉन्स को एक्टिवेट करती हैं, सही। और जो लास्ट दो चीज़ें हैं, आपको पता है, एक नेचुरल किलर सेल्स हैं, इनको तो नाम ही नेचुरल किलर सेल्स है, तो आपको याद रखने में इतना मुश्किल नहीं होगा कि ये फ़ौरन जो है वो सेल्स को इन्फेक्ट करती हैं, वायरस सेल्स को रिकग्नाइज करती हैं और उसको किल कर देती हैं, ठीक है। इनका डायरेक्ट काम है उस वायरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में, ठीक। और जो टी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, उनका भी यही काम है, दे हैव अ मेजर रोल इन रिकवरी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जनरेट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू वायरल एंटीजेंस, और ये भी इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर देते हैं। इसके साथ साथ ये बी सेल्स को भी असिस्ट करते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ बनाएं, ठीक है। ये आपने डेफिनेटली इम्यूनोलॉजी में सब कुछ पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गई, क्योंकि ऑब्वियसली ये इम्यूनोलॉजी का सब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है। तो आपने बेसिकली सिर्फ ये याद रखना है कि इंटरफेरॉन्स का क्या काम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस तरह किल करता है, साइटोकाइंस कौन सी वाली इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, और नेचुरल किलर सेल्स और टी सेल्स क्या करते हैं। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इम्यूनो में उसकी डिटेल्स पढ़ें, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब चूंकि आप लोग कहते हैं कि आप बहुत लंबा लंबा पढ़ाती हैं और आप जल्दी नहीं छोड़ती, तो आज के लिए इतना ही काफी है, यस मैम, ठीक है। ठीक है। अगले वीक